तुम्हारे लिए ये करेंगे वो करेंगे, हम तुम्हारे लिए घर दिलाएंगे, हम तुम्हारे लिए माइनॉरिटी लोन दिलाएंगे। मगर एक बात सोचना है, हमारा मुल्क सीधा रहना है तो, हमारा गांव सीधा रहना है तो हम किसे वोट डालना, अच्छा आदमी को वोट डालना बहुत ही जरूरी है। हमारे अच्छे आदमी लोगों को वोट डालने से हमारे बच्चों का पढ़ाई अच्छा हो सकती है, हमारे बच्चों का तालीम अच्छा हो सकती है, तो ये अच्छा जॉब मिलने का मौका मिलता है। हम आपको साथ काम किसी लिए करें, हमारा मुल्क को नुकसान हो रहा है, हमारा मुल्क को पानी नहीं आ रहा है, हमारा मुल्क में पैसा नहीं आ रहा है, हमारा मुल्क में बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो जॉब आंध्रा जा रहा था। इसलिए हम सब 14 साल केसीआर साहब के साथ मिलके तेलंगाना लाए। मगर क्या हुआ, जब मुल्क आया तो केसीआर बदल गया। जब मुल्क आने से पहले मैं और मेरे बीवी दोनों ही रहेंगे, पूरा हम एक वॉचमैन जैसा रहेंगे तेलंगाना के लिए बोल के बोले, बार बार बोले कोई मेरा बच्चा या बेटी आगे ये हुकूमत में नहीं रहती बोल के बताए। मगर क्या हुआ, तेलंगाना जो आदमी देख चुका है आंखों से हर गांव फिर के, वो आदमी रहे तो ठीक रहता बोल के पूरा आवाम टीआरएस पार्टी को वोट डाला, उनके को एक मौका, अच्छा मौका दिया। मगर केसीआर साहब ने क्या करा, 4.5 years में जो भी करा मेरा टाइम सीधा नहीं लगा, दूसरी बार बोल के एवरी 5-6 महीने पहले एवरी इलेक्शन जाके और एक मौका दो बोल के बोले। जब भी फिर मौका दिए, मगर क्या करे उन्होंने बीजेपी से टाइप कर लेके अंदरूनी से बीजेपी से मिलके जो आदमी फेस टू फेस लड़ता है, आगे आगे लड़ता है, वो आदमी को भरोसा कर सकते हैं। मगर जो आदमी पीठ के पीछे वार करता है वो आदमी को हम कैसा मानेंगे। हम 9.5 years उसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देख चुका है, देखने के बाद ये मालूम पड़ा कि ये आदमी अपने परिवार के लिए काम कर 9.5 years में एक बोले तो एक भी काम ठीक नहीं किया है। हमारे पास एक माइनॉरिटी रेजिडेंशियल कॉलेज ये लोग सैंक्शन करें, हमने सोचा ये तो अच्छा हुआ, मगर माइनॉरिटी रेजिडेंशियल कॉलेज स्कूल यहाँ आज किसी हाल में है, शेड पे रेंटेड प्रेसिडेंस में है। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी 3 रेजिडेंशियल स्कूल है, SC ST और PCs का, तीनों की जगह एकदम अच्छा बिल्डिंग, एकदम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था और अच्छा तालीम मिल रहा है वहाँ पर। मगर केसीआर जो माइनॉरिटी स्कूल दिए वहाँ आज भी देखिए, जाके देखिए एकदम बकवास है। कोई चीज का वो पैसे देके अच्छा बिल्डिंग बनाना बोलते हैं। 7 years हुआ वो स्कूल स्टार्ट करके। उस्मान यूनिवर्सिटी जितने भी सर्टिफिकेट तेलंगाना गवर्नमेंट से पहले आते थे वो एम्बलम में निजाम का नाम रहता था, मगर केसीआर साहब आने के बाद उन्होंने वो नाम निकालने के तेलंगाना का नाम किया। जो आदमी इस मुल्क के लिए अच्छा काम किया वो आदमी का निशान मिटाने का कोशिश बार बार किया जा रहा है और 12% रिजर्वेशन की बात वोट डालने के लिए, वोट लेने के लिए बोल रहा है। अब 19 को केसीआर साहब इधर आने वाले हैं कलौती में, वो बहुत सारा बात करेगा, कुछ भी नहीं करेंगे। हम 12 తెలంగాణ జనసమితి నాయకులు శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారు, వెంకట్ రెడ్డి గారు వేదిక మీదకి రావాలని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. వాళ్ళు కూడా ఈరోజు కేసీఆర్ పాలన నిరసిస్తూ పూర్తి మసూది సార్ सोचिए अब 7 MLA में 2 MLC है, ये टीआरएस के 103 MLA में खाली 1 MLC। इससे पहले 5 MLC थे। जब 2015 में जब हुकूमत आई तो वो टाइम पे कांग्रेस के सबके मिला के 5 MLC थे, लेकिन आज MLC का नाम और निशान मिटा दिया, मुसलमानों को MLC से MLA से हटा दिया। और आप सोचिए जब कांग्रेस हुकूमत थी तो खाली बीजेपी का 1 MLA था, 1 MP था। आज बीजेपी के 4 MLA हो गए, 4 MP हो गए। ये है केसीआर सिर्फ बीजेपी का दूसरा रूप है। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी जीतती बोलने का एक अंदेशा मुसलमानों में तेलंगाना में आया। अगर 2024 में कांग्रेस पार्टी सेंट्रल इतना दूर से हम आए, नाजिम भाई दिल्ली से बुलाए हम, जय कांग्रेस। अभी और जोर से जय कांग्रेस। सही है ना? नहीं, मीटिंग होते ही आपके लिए उसका भी वो है। पटना कांग्रेस पार्टी अध्यक्षुలు, चीफ गेस्ट हमारा मेहमान दिल्ली से आए हुए
राज्यसभा का एमपी, सीडब्ल्यूसी मेंबर, कर्नाटका का बहुत बड़ा माइनॉरिटी लीडर, मुझे माफ करना, वो समझते कि वो कर्नाटका का माइनॉरिटी लीडर है। मेरा और नादिर भाई का इस बात में हमेशा लड़ाई होता है। वो बोलते हैं कि वो माइनॉरिटी का कर्नाटका लीडर है, मैं बोलता हूँ आप कर्नाटका का नहीं, पूरा देश का माइनॉरिटी का लीडर हो और देश में माइनॉरिटी का फ्यूचर लीडरशिप आपका है। नादिर भाई पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी की तरफ से व्हिप भी है, जो पार्लियामेंट में, दिल्ली में पार्लियामेंट में सभी पार्टियों को कोऑर्डिनेट करने का काम भी नादिर भाई के पास रहता है। मैं उनको कलोकुर्ती में आज सबके तरफ से और कलोकुर्ती के आवाम के तरफ से मैं उनको कलोकुर्ती में वेलकम करता हूँ। और एक बार तालियां देके नादिर भाई को स्वागत करना। मेरे से वो अच्छा है क्योंकि आपका बुक के बारे में मैं नहीं सोच रहा, लेकिन नादिर भाई सोच रहे मस्करी के लिए जो भी इधर आए आप सबको मैं नमस्कार करता हूँ। मेरा बात शुरू करने के पहले एक्चुअली हकीकत से नारायण रेड्डी साहब इधर आने वाले थे, इधर आ रहे थे, लेकिन सुबह तलकोंडापल्ली मंडल में एक गांव में कैनवास करने के लिए, प्रचार के लिए नारायण रेड्डी साहब गए तो टीआरएस वाले नारायण रेड्डी साहब को उधर गांव में उनके ऊपर हमला करे। अभी मुझे मालूम हुआ गांव में टीआरएस के कार्यकर्ता नारायण रेड्डी साहब के ऊपर हमला करने का कोशिश करे तो पूरा गांव एक हो गए। ऐसे आदमी को टीआरएस वाले क्यों हमला करे बोल के पूरा गांव एक को टीआरएस वालों के ऊपर हमला करे। इसलिए नारायण रेड्डी साहब अभी नहीं आ सके, वो नहीं अभी निकले, लेकिन वो सोचा वो गड़बड़ ज्यादा हो गए तो नहीं आ सकता हूँ बोल के वो क्या किए, उनका पत्नी को इधर भेजे, माधवी रेड्डी जी को। एक बार आप उनको तालियां बजाना। वो सोचे कि इधर हमला हो रहा, इधर गड़बड़ हो रहा, मैं आ सकता हूँ नहीं आ सकता बोल के पहले उनको इधर भेजे थे। तो ये बात बोलते हुए मैं ज्यादा बात बोलूंगा नहीं, सिर्फ दो ही बात बोलूंगा मैं आपको। एक बात मैं नादिर भाई को के बारे में एक बात बोलूंगा और मेरा दिल का बात भी एक बात आपके सामने रखूंगा। अभी नादिर भाई सीडब्ल्यूसी मेंबर ही नहीं, लोकसभा का एमपी भी, राज्यसभा का एमपी ही नहीं। हम नादिर भाई को आज इधर इसलिए बुलाए, हम सोच रहे कि उनको पूरा तेलंगाना में फिराने का इसलिए बुलाए क्योंकि आज का जो हमारे स्टेट में जो बीआरएस है ना, पहले टीआरएस था, टीआरएस के नाम पे पूरा तेलंगाना को पूरा तेलंगाना को लूट लिया। टीआरएस का नाम से लूट लिया ना, जितना वो तेलंगाना में लूट लिया वो बस नहीं हुआ, उसको पूरा देश को लूटने के लिए वो टीआरएस को बीआरएस कर दिया। आप लोग क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं है, सिर्फ पूरा भारत देश में लूटने के लिए ही नाम बदल के टीआरएस है तो सिर्फ राज्य को लूट सकते, तेलंगाना को लूट सकते, बीआरएस बने तो पूरा भारत देश में लूट सकते ना, इसलिए बीआरएस बना दिया। अभी बीआरएस का असली चेहरा, अभी बालाजी सिंह अन्ना बात करे, आनंद अन्ना बात करे, मस्करी जी बात करे, वो टीआरएस से ही कांग्रेस में आया। टीआरएस वाले चोर है बोल के बीआरएस वाले टीआरएस में नहीं है। तो जो भी अभी देख रहे ना, टीआरएस से बहुत लोग आए कांग्रेस में। नारायण रेड्डी साहब टीआरएस से आए, बालाजी अन्ना टीआरएस से आए। अगर मैं माइक बालाजी अन्ना को दे दिया, बोलो क्यों आप टीआरएस से बीआरएस से क्यों आए बोल के बोलने के दे दिया तो हमारा बुक और बढ़ जाएगा, 1 घंटा बात करेगा वो। टीआरएस का चोरी काम, बीआरएस का चोरी काम, केसीआर कितना चोर है, केसीआर का बेटा बाप से बड़ा चोर है और बेटी बाप बेटा से भी बड़ा चोर है। सही है ना? वो शराब को भी नहीं छोड़ती हो। हम तो मैं तो शराब का क्या वो बात नहीं, मतलब हाँ
वो मैं तो शराब का वो भी नहीं देखा अभी। केसीआर का बेटी तो शराब के नाम पे हजारों करोड़ों लूटी हो, तो उसके बारे में सब लोग बोल सकते, लेकिन बीआरएस का जो असली चेहरा है, बीआरएस देश में भारतीय जनता पार्टी को कैसा सपोर्ट करता, क्योंकि नाजिर भाई पार्लियामेंट में विप है, पार्लियामेंट में सभी पार्टियों का कोऑर्डिनेशन नाजिर भाई करते हैं। पार्लियामेंट में बीआरएस का एमपी जो हम लोग जिता के भेजते ना, हम लोग बीआरएस का एमपी को जिता के हमारे लिए काम करने के लिए इधर के माइनॉरिटी के वॉइस को उधर बताने के लिए हम लोग जिता के उधर भेजे, तो पार्लियामेंट में जाके बीआरएस का एमपी क्या करते आपको असलियत मालूम होना बोल के मैं नाजिर भाई को इधर बुलाया, क्योंकि उधर बीआरएस का एमपी कैसा बीजेपी को सपोर्ट करते, हर एक बिल पे वो लोग कैसा करते, कैसा काम करते। नाजिर भाई आपको जो पार्लियामेंट में बीआरएस एमपी के साथ कोऑर्डिनेट करने का काम देखता है, वो नाजिर भाई आपको बताए तो ही ठीक से मालूम होता बोल के मैं नाजिर भाई को रिक्वेस्ट किया, और दिल्ली से नाजिर भाई हमारे लिए इधर आए, नारायण रेड्डी साहब को जिताना बोल के इधर आए, इसलिए मैं आप सबके तरफ से इस बार नाजिर भाई को शुक्रिया भी अदा करता हूँ। अभी वो एक बात है, अभी दूसरा बात, मेरा दिल का बात मैं बोलने वाला हूँ, कोई भी बुरा मत समझना। मैं 2014 में एमएलए के लिए कंटेस्ट किया, राइट? आप सबके सामने आया, मैं आपसे वोट मांगा 2014 में, और 2014 में 72 वोट से मैं जीता एमएलए, राइट? जीतने के बाद मैं बहुत मर्तबा बोला कि कल्वकुर्ती का जो भी माइनॉरिटी के लोग हैं उसको मैंने शुक्रिया अदा किया, क्योंकि मेरा जीत में उसका रोल सबसे अहमियत था। मैं 2014 में आप सब लोग जो भी मंच पे है, ये सब लोग मेरे लिए काम करें, और नीचे जो बैठे आप सब लोग मेरे लिए काम करें, और मुझे देख के, मेरा काम को देख के आप सब लोग मुझे वोट दे, इसलिए मैं 2014 में एमएलए बना और 14 में वोट डाल के मुझे जिताए। आप सब लोग इधर के, आप और आपके मेहमान और आपके घर वाले सब वोट डाले तो ही इनका पति एमएलए जीतेगा। और एक मैं बोला ना दिल का बात बोल के, मैं 2014 में एमएलए जीता क्योंकि आप सब लोग मुझे मदद करेंगे, लेकिन 2018 में जब इलेक्शन हुआ मैं हार गया था। मैं इसलिए हार गया था, बुरा मत मानना, आप लोग मुझे एमएलए बनाना चाहते थे, इधर के माइनॉरिटी सब लोग, मुझे मालूम है आपका दिल में नेता, आप मुझे वोट देने वाले थे, लेकिन आपको केसीआर ने धोखा दिया। आपको मालूम है मैं अच्छा काम करता हूँ, इधर मैं आपके लिए अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन केसीआर के बातों में आके, केसीआर के धोखा में आके आप लोगों का क्या है, मेरा हिसाब से ये मैं मान रहा हूँ, ये मैं दिल से मान रहा हूँ, आप लोग मुझे जिताना चाह रहे थे, एट द सेम टाइम केसीआर के बातों में आके पार्टी टीआरएस को जिताना चाह रहे थे। तो वो गड़बड़ में मेरे से टीआरएस अच्छा लगा आप लोगों को, इसलिए आप लोग, मैं मान रहा हूँ, ये मैं मान रहा हूँ, मेरा दिल का बात है। तो अभी क्या है, आप सब लोगों को मालूम हो गया कि तेलंगाना में सबसे बड़ा चोर है केसीआर, और अब सबको ये भी मालूम हो गया कि तेलंगाना में मुसलमान लोगों को सबसे धोखा करने वाला आदमी कौन है, केसीआर बोल के आप सब लोगों को मालूम है। ये भी बात बोलूंगा, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। अगर मुसलमानों को हालात में अगर तरक्की लाना है, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, तरक्की लाना है तो दो चीज चाहिए मुसलमानों को, एक चाहिए तालीम और दूसरा चाहिए रोजगार। तालीम है तो रोजगार मिलेगा, इसलिए पहले तालीम देना है मुसलमानों को, और वो तालीम से मुसलमानों को रोजगार मिल जाएगा। जब रोजगार मिल जाएगा, मुसलमानों का हालात में बदलाव आएगा, तरक्की आएगा। अभी ये बदमाश क्या कर रहा, केसीआर हमको बिरयानी खिला रहा, हर एक रमजान पे, बकरीद पे तोहफा दे रहा, और हमारा तालीम को और हमारा रोजगार को खत्म कर रहा।
हम सब लोग बीजेपी के खिलाफ काम करते हैं। हम पैदा हुए कांग्रेस में, आरएसएस का आइडियोलॉजी के खिलाफ काम करने वाले आदमी हम हैं और वो बीजेपी आज बीआरएस के साथ है। अगर कांग्रेस जीत रहा तो उसका मतलब है हम लोग बीजेपी और बीआरएस को हराना है। बीआरएस बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को जिताना है। हमारा लोगों को मदद होना है, हमारा स्टेट को अच्छा होना है तो कांग्रेस को जिताना है। कांग्रेस को जिताना है तो आप सब लोग नवंबर 30 तारीख को नारायण रेड्डी जी का जो सिंबल है हाथ के निशाने पे वोट डाल के नारायण रेड्डी को इधर का एमएलए जिताना है। और इधर नारायण रेड्डी साहब एमएलए अगर जीते तो हमारे लिए तालीम के लिए, हमारे रोजगार के लिए नारायण रेड्डी साहब काम करेगा। और नारायण रेड्डी साहब इधर एमएलए बनने के बाद तेलंगाना में कांग्रेस गवर्नमेंट आएगा। तेलंगाना में कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद वो हमारा गवर्नमेंट जैसा, हमारे बड़े भाई जैसा कांग्रेस पार्टी काम करेगा। ये बात बोलते हुए आप सब लोग आपका काम छोड़ के कांग्रेस पार्टी के ऊपर आपका प्रेम दिखा के कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए और नारायण रेड्डी साहब को जिताने के लिए आप सब लोग इधर आए। आप सबको शुक्रिया अदा करता हूँ। जय कांग्रेस, जय गुर्द के किसके निशाना पे, हाथ के निशाना पे वोट देने वाले। बहुत शुक्रिया, आप सबको शुक्रिया अदा करता हूँ। నమస్కారాలు। మీకందరికీ తెలుసు నారాయణ రెడ్డి గారు 2 సార్లు ఎమ్మెల్సీగా ఉన్నప్పటికీ ఆయన అనుకున్న విధంగా అభివృద్ధి జరగట్లేదని ఇటీవలే కాంగ్రెస్లోకి రావడం జరిగింది। కాబట్టి మీరందరినీ భారీ మెజార్టీతో గెలిపించగలరని ప్రార్థిస్తున్నాను। జై కాంగ్రెస్। बोले थे कि मुसलमान बहुत दमदार हैं, बहुत मेहनत कश हैं, लेकिन आवाज नहीं आ रही। 2 बज गया, 2:30 बज गया, अगर आवाज नहीं आ रही क्या किया? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये बात हुई ना। आज के इस जलसे के रूबी रहा वंशीचंद रेड्डी जी 2:30-3 बजे में बच्चों को और तमाम लोगों को भूख लग रही होगी। मैं सिर्फ वंशीचंद रेड्डी जी जो बातें आपके सामने रखे हैं, अली मस्किती साहब जो आपके सामने बात रखे हैं, सिर्फ उन बातों को, चंद बातों को मैं आगे बढ़ा के अपनी जगह लेने की कोशिश करूंगा। आप तमाम लोगों को पता है तेलंगाना के साथ साथ बहुत सारे और दूसरे स्टेटों में इलेक्शन हो रहा है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मिजोरम में। लेकिन पूरा हिंदुस्तान तेलंगाना की तरफ देख रहा है, क्योंकि अब तक के जितने भी सर्वे रिपोर्ट्स आए हैं, अब तक के जितने भी ओपिनियन पोल्स के रिपोर्ट्स आए हैं, उसके हिसाब से कांग्रेस पार्टी राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और मिजोरम में एक तरफा जीतने जा रही है और सरकार बना रही है। लेकिन लोग यहाँ पे तेलंगाना की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि तेलंगाना में लोगों को ये लग रहा है कि यहाँ पे 2 पार्टियों के साथ कांग्रेस पार्टी को लड़ना पड़ेगा। एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी बीजेपी की जो बी टीम है, जो उन्हीं की टीम है, उस टीम जो जिसको बीआरएस के नाम से आज जानी जाती है, केसी चंद्रशेखर राव साहब की जो पार्टी है, बीआरएस से भी लड़ना पड़ रहा है। तो इसीलिए पूरे देश की जनता जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन रखती है, हमारे देश की एकता में जो यकीन रखती है, जो सेक्युलरिज्म में जो यकीन रखती है, वो पूरी जनता तेलंगाना की तरफ देख रही है कि तेलंगाना के लोग क्या करेंगे करके। इसी तरह से कर्नाटक का जब चुनाव हो रहा था तो कर्नाटक के अवाम की तरफ कर्नाटक से क्या मैसेज निकलेगा, कर्नाटक के लोग भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे या नहीं करके देश की अवाम कर्नाटक की तरफ देख रही थी। वैसे टाइम पे हम तमाम लोग इकट्ठा होकर, एक होकर हम लोगों ने कहा कि बीजेपी का जो रूल कर्नाटक में रहा, जो हिजाब का मामला उठाया था उन्होंने, अजान का मामला उठाया था उन्होंने, हलाल का मामला उठाया था उन्होंने, दंगे फसाद उन्होंने जो करवाए थे, हम लोगों ने कहा ऐसी एक पार्टी जो भाइयों के बीच में लड़ाती है, जो माँ बहनों के बीच में लड़ाती है, जो आड़ोस पड़ोस के लोगों के बीच में लड़ाती है, जरा एक धर्म को दूसरे धर्म के लोगों से लड़ाती है, एक जात को दूसरे जात के लोगों से लड़ाती
पार्टी है, वैसी पार्टी को किसी भी हालत में हम सरकार में रहने नहीं देंगे करके बोल के हम लोग एक तरफा वोट देके बीजेपी को कर्नाटका से उखाड़ के फेंकने का काम किए। आज आप लोगों को वो काम करना है, सिर्फ बीजेपी को नहीं, बीजेपी को जो साथ देती है बीआरएस को भी आपको यहाँ से उखाड़ के फेंकने का काम आप लोगों को आने वाले चुनाव में करना है। आप तमाम लोगों को पता है हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, किस तरीके की हरकतें हो रहे हैं, क्या किस तरह से मॉब लिंचिंग करवा के लोगों को पकड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है। ट्रेन में 2 लोग ट्रेन में जा रहे थे, उनको एक अचानक कहीं से एक बंदा आता है, गोली मार देता है, कहता है कि अमित शाह को वोट नहीं डालेंगे, योगी आदित्यनाथ को वोट नहीं डालेंगे, तो आप लोगों को इसी तरह से गोली मारा जाएगा और धड़क से 2-3 लोगों की मौत हो जाती है। एक बच्चे को जो मुस्लिम कम्युनिटी का है, छोटा सा बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, अपने दूसरे क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं वो बच्चों को ये तक नहीं पता कि उनके मजहब क्या है, लेकिन एक टीचर बैठ के वो बच्चे दूसरे मजहब के बच्चों के हाथ से ये मुस्लिम कम्युनिटी के एक बच्चे को थप्पड़ मारने लगाते, वो वीडियो आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश से वो वीडियो निकल के आया था। अरे कोई मुसलमान कम्युनिटी में या मुसलमान कौम में कोई बच्चा जन्म लेना है, कोई बच्चा पैदा होना है, क्या ये उसका गुनाह है? अरे बच्चे पैदा किसी भी मजहब में होते हैं, वो ऊपर वाले की देन होती है, किसके मजहब में कोई एप्लीकेशन डाल के पैदा नहीं होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ये रूल में, चाहे उत्तर प्रदेश आप चले जाओ, चाहे मध्य प्रदेश आप चले जाओ, या गुजरात आप चले जाओ, छोटे से मासूम बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, वो बच्चों के बीच में, वो बच्चों के दिलों में नफरत डाल के जहर घोलने का काम भारतीय जनता पार्टी आज कर रही है। तो इसीलिए राहुल गांधी जी जो चंद्र रेड्डी जी ने जो कह रहे थे, राहुल गांधी जी बोले कि ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं जो गांधी जी ने, जो नेहरू ने, जो सुभाष चंद्र बोस ने, जो वल्लभ भाई पटेल ने, जो मौलाना आजाद ने जो ख्वाब देखा था कि जो जिस तरीके का हिंदुस्तान बनाने का जो ख्वाब देखा था, वो हिंदुस्तान ये नहीं है। हम लोगों ने, हमारे कांग्रेस पार्टी के लीडर उस जमाने में कहा थे, हमारा बंटवारा हुआ, हम लोगों ने अंग्रेजों को भगाया, लेकिन हम लोग हिंदुस्तान को एक सेकुलर हिंदुस्तान बना के रखेंगे, जिसमें हर मजहब के लोगों को बराबरी का हक रहेगा, जिसमें हर मजहब के लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिसमें हर मजहब के लोगों को सिर्फ संविधान के तहत ये हिंदुस्तान रूल होगा और संविधान के तहत सबको अपना हक मिलेगा। लेकिन आज ये भारतीय जनता पार्टी को उभरने के बाद में, ये आरएसएस का मजबूत होने के बाद में, ये नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने के बाद में हम लोगों को हिंदुस्तान में क्या देखने को मिल रहा है? अक़लियतों को दूसरे दर्जे के सिटीजन बनाने की कोशिश की जा रही है, हिंदू और मुसलमान में झगड़े लगाने की कोशिश की जा रही है। हर सुबह में उठो, शाम में देखो, मंदिर मस्जिद की लड़ाई करवा देते हैं। हम बोल रहे हैं नौजवानों को रोजगार दो, हम कह रहे हैं गरीबों को घर दो, हम कह रहे हैं रोटी कपड़ा मकान की बात करो। कांग्रेस पार्टी यही करते आई है, नेहरू जी से लेके, इंदिरा गांधी जी से लेके, राजीव गांधी जी से लेके, मनमोहन सिंह से लेके आज राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब तक बात अगर करते हैं तो रोटी कपड़े मकान की बात करते हैं, हमारी जिंदगी को बेहतर करने की बात करते हैं, नौकरियां दिलवाने की बात करते हैं, लोन देने की बात करते हैं, घरें बन के देने की बात करते हैं, अच्छी शिक्षा, अच्छा एजुकेशन देने की बात करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को, अदानी अंबानी जैसे लोगों के घरें बनने में, उनको मदद करने में, उनको आगे बढ़ाने में, उनको बिजनेस देने का काम लगातार कर रही है। हम गरीब के बारे में बात करते हैं, वो अमीरों के बारे में बात करती है। हम लोग भारत को जोड़ने का काम करते हैं, वो भारत को तोड़ने का काम करती है। हमारे दोस्तों को आपस में मिलाने का काम करते हैं, वो दोस्तों को और भाई बंधुओं को बिछड़ाने का काम करती है। ऐसी पार्टी को हिंदुस्तान की सरकार से, सत्ता से निकाल के फेंकने का काम करने की जरूरत है। तो इसीलिए हम लोगों ने इंडिया अलायंस बनाया है। वो इंडिया अलायंस में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ चढ़ के लीड कर रही है। वो इंडिया अलायंस में हिंदुस्तान के करीब 24-25 पार्टी इकट्ठा हुए हैं। अब वो अलायंस कह रहा है कि आने वाले 2024 में जो पार्लियामेंट का चुनाव होगा, वो चुनाव में हम लोग नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान की सत्ता से उखाड़ कर फेंकने का काम हम 2024 में करने वाले हैं। लेकिन जब ये काम हो रहा है तो बीआरएस कहाँ है?
चंद्रशेखर राव जी कहाँ हैं? क्या कह रहे हैं चंद्रशेखर राव जी? क्या आपका वोट लेने के लिए बड़े सेक्युलर बनते हैं, आपका वोट लेने के लिए बड़े बड़े ऐलानात करते हैं, आपका वोट लेने के लिए असदुद्दीन ओवैसी के साथ में खड़े होकर पिक्चर निकालते हैं, आपके वोट लेने के लिए गलत गलत झूठ बोल के आप वोट लाने का काम करते हैं। लेकिन दिल्ली में क्या करते हैं? जब पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा में और राज्यसभा में अलग अलग जब बिल पेश होते हैं, ट्रिपल तलाक का मामला आ जाता है, आर्टिकल 370 का कश्मीर का मामला आ जाता है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे जब पार्लियामेंट में उठते हैं, मैं कांग्रेस पार्टी का विप होने के नाते सारे पार्टी के एमपीज को मैं कोऑर्डिनेट करने का काम करता हूं। जब कोऑर्डिनेट करते रहता हूं, एक एक एमपी को मिलकर मैं बात करता हूं कि ये बिल आई है, हम लोगों को सरकार के खिलाफ खड़े होना चाहिए, सरकार की सोच के खिलाफ खड़े होना चाहिए, ये बिल के खिलाफ वोट करना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। जब वोट बहस हो जाती है, वोटिंग होती है, जब वोट करने का मौका आता है, टाइम आता है, जब पलट के हम लोग देखते हैं तो बीआरएस का एक एमपी भी वहां पर नहीं रहता, पार्लियामेंट के बाहर निकल जाता है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मदद करने के लिए और बिल पास करवाने के लिए। या तो भाग जाते हैं या तो बीजेपी के साथ खड़े होकर उनके पक्ष में वोट करते हैं। तो चंद्रशेखर राव जो आपको बेवकूफ बना रहा है, पार्लियामेंट में जाके बीजेपी के साथ खड़ा होता है, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, आपको बता देना चाहता हूं, ये 2023 का असेंबली का इलेक्शन जैसे ही खत्म होगा, चंद्रशेखर राव और बीआरएस जाके बीजेपी के और मोदी के गोद में बैठने वाली है। आज सिर्फ क्योंकि आपके वोट की जरूरत है, वो उनके साथ आज डायरेक्टली दिखाई नहीं दे रही, लेकिन उनकी बी टीम बन के वो काम कर रही है। अगर जैसे हम कहते थे, जो एक कॉइन होता है, जो बिल्ला होता है, पैसे का बिल्ला होता है ना, ये दो तरफ उसके दो पहलू उसके होते हैं, एक तरफ चंद्रशेखर राव है, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी है। वो दोनों बड़े भाई छोटे भाई हैं, जो वो हरकतें दिल्ली में कर रहे हैं वही हरकतें यहाँ तेलंगाना में ये कर रहे हैं। ये बात को हम लोगों को समझने की कोशिश करना चाहिए, हम लोगों को ये बात को समझना चाहिए कि ये आखिरकार क्यों कितने बड़े बड़े ऐलान किया 5 साल पहले और 10 साल पहले। कहाँ गया आपका 12% रिजर्वेशन? ये 12% रिजर्वेशन किसने बोला था? चंद्रशेखर राव ने बोला था कि 12% रिजर्वेशन देंगे। कहाँ है 12% रिजर्वेशन? हम लोगों ने कर्नाटका में माइनॉरिटीज को, मुसलमानों को 4% प्लस 2% बैकवर्ड में मिला के 6% हम लोगों ने रिजर्वेशन कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी दी है। आंध्र प्रदेश में 4% जो रिजर्वेशन दिया गया था वो भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही दिया गया था। तो 12% हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं, हम लोग जो वादा करते हैं वो हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हम लोग जुमलेबाजी नहीं करते भारतीय जनता पार्टी की तरह, झूठ नहीं बोलते हम बीजेपी की तरह। जितना हम कर सकते हैं उतना ही हम वादा करते हैं। हम कर्नाटका में 5 गारंटी का वादा किया था। हम लोगों ने कहा वहां पे हर एक महिला के, हर एक औरत के अकाउंट में 2-2 हजार रुपए हम लोग हर महीना डालेंगे करके हम लोगों ने वादा किया था। हम लोगों ने वादा किया था कि 200 यूनिट बिजली फ्री रहेगी। हम लोगों ने वादा किया था कि सारे महिलाएं, सारे औरतें जो है, जो स्टेट ट्रांसपोर्ट के जो बसेस होंगे उसमें फ्री मुफ्त उसमें ट्रैवल कर सकेंगे। इस तरह के 5 वायदे हम लोगों ने किए थे। जैसे ही हम लोग सरकार में आए, पहले ही मीटिंग में 5 वायदे को हम लोगों ने पास किया और 5 वायदे हम लोग इम्प्लीमेंट करना शुरू किए। ये चंद्रशेखर राव को आप पूछिए उस तरह से उन्होंने किया है क्या? यहाँ पे भी हम लोग बहुत सारे वायदे कर रहे हैं, सबके लिए बहुत सारे वायदे कर रहे हो। 12-13 हम लोग गारंटीज हम लोग आपको अनाउंस किए हैं। वो 12-13 गारंटीज हम लोग जैसे ही सत्ता में आएंगे, जैसे ही हम लोग इलेक्शन जीत के सरकार बनाएंगे, पहले ही मीटिंग में, पहले ही कैबिनेट मीटिंग में हम लोग पास करके उसको इम्प्लीमेंट करने का हम लोग काम करेंगे। उसके अलावा हम लोग कल हैदराबाद में माइनॉरिटी डिक्लेरेशन अनाउंस किए हैं। माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में हम लोगों ने कहा कि चंद्रशेखर राव आप लोगों ने धोखा दिया है, बीआरएस पार्टी आप लोगों को धोखा दी है, हम धोखा नहीं देंगे। जो 2000 करोड़ रुपए जो माइनॉरिटीज के लिए रखा गया है, हम उसको 4000 करोड़ रुपए में तब्दील करेंगे। हम 4000 करोड़ रुपए माइनॉरिटीज के लिए अलग निकाल के रखेंगे, वो माइनॉरिटीज के स्कीम के लिए हम देंगे। हम लोगों ने कहा कि 1000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा हमारे माइनॉरिटीज के बच्चों को स्कीम्स और
उनके हम माइनॉरिटी के बच्चों को स्कॉलरशिप और फेलोशिप देने के लिए 1,000 करोड़ रुपए इसका हम लोग निकाल के रखेंगे। हम लोगों ने कहा जो माइनॉरिटीज के खासकर मुसलमानों के जो गरीब लोग हैं उनको एक साइट देंगे और साइट पे घर बनने के लिए 5-5 लाख रुपए हम देंगे। एक साइट देंगे फ्री, उसके साथ में 5-5 लाख रुपए घर बनने के लिए हम सारे मुसलमानों जो गरीब हैं उनको देंगे। हमारे मुसलमानों के बच्चे या सारे माइनॉरिटीज के बच्चे जो शादी होते हैं जो गरीब हैं, कर्नाटका में भी ये काम हम लोग किया है। जो शादी होते हैं वो शादी जो हो रहा है वो जोड़े को हम लोग 1,60,000 रुपए उनको देंगे, तालीम दे सकते हैं। हम लोगों ने कहा कि जैसे ही हम पावर में आएंगे हम वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर देंगे। जुडिशियल पावर अगर वक्फ बोर्ड को मिलता है तो जितनी हमारी जमीन गई है, लाखों एकड़ जो जमीन गई है, वो सारी जमीन वापस लेके उसको रेवेन्यू में कन्वर्ट, रेवेन्यू जनरेटिंग यूनिट में कन्वर्ट करके जो पैसा आएगा वो हमारे गरीब बच्चों को जो हम पढ़ाने का उसको काम हम लोग करेंगे। कमीशन वो अपॉइंट करेंगे। पिछली बार भी ये वही किए थे, इस बार भी यही किए थे। जो फरवरी 8 तारीख को जो लॉकअप डेथ हुआ, मेरे ख्याल से खदीर नाम का एक बंदे का लॉकअप डेथ हुआ, अगर वो जिस दिन उसको मारा गया था लॉकअप में, माइनॉरिटी कमीशन उस दिन होता तो केस रजिस्टर करवाते, उनके फैमिली को जस्टिस दिलवाते, उनके फैमिली को जो है हम लोग इंसाफ दिलवाने का काम कर सकते थे। लेकिन माइनॉरिटी कमीशन नहीं था, इसीलिए ना केस दर्ज हुआ ना कमीशन केस दर्ज करवा पाई। ये हम लोगों ने कहा हमारे डिक्लेरेशन में कि माइनॉरिटी कमीशन इमीडिएटली जिस दिन हमारे काम किया है, जो छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने काम किया है, हमारे सरकारें, कांग्रेस की सरकारें जिस तरह से काम किए हैं वही उसी तरह आने वाले दिनों में तेलंगाना में भी हम लोग उसी तरह काम करेंगे। और आप लोगों को जो वायदे, मुसलमानों को जो वायदे अलग से 2,500 रुपए ना औरतों को 2,500 2,500 रुपए देने की बात है हर महीना, उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। उसके साथ में जो बच्चों का हम लोगों ने बात किया है, जो स्कूल की बात की है, सारे वायदे हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसीलिए आप लोगों से मैं अदबन गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोग नेशनल पार्टी को मजबूत करें। आज टक्कर पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के और बीजेपी के बीच में है। आज टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। मैं बहुत ज्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूंगा। कलवा कुर्सी में आप लोगों ने 11 बजे से आप लोगों ने इकट्ठा होकर हम लोगों को सुनने के लिए आए थे। हमारे भाई वामसी चंद्र रेड्डी, जिनसे 20-25 साल से मेरा रिश्ता है, वो छोटे भाई की तरह हैं, मुझे हमेशा बड़े भाई की तरह मानते आए हैं। हम दोनों दिल्ली में मिलकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का बहुत काम करते हैं। वो सिर्फ तेलंगाना का नहीं, आने वाले दिनों में हिंदुस्तान का चेहरा बनेगा, हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बनेगा। इसीलिए इनके गाइडेंस में कलवा कुर्सी में दूसरा को टिकट देकर चुनाव लड़ाएंगे, इनके गाइडेंस में चुनाव जिता के लाएंगे और इनको भी और उनको भी आगे बढ़ाएंगे करके राहुल गांधी ने बोला। तो इसीलिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और हमारे काशी नारायण रेड्डी को यहाँ पे टिकट दिया गया है, वो आए ही नहीं, लेकिन आप लोगों की बहन माधवी रेड्डी जी उनके बिहाफ में वोट मांगने के लिए आई हैं। वो अपने शौहर का हाथ मजबूत करने के लिए, शौहर एक जगह वोट के लिए घूम रहे हैं, तो यहाँ पे उनकी जितना पॉपुलेशन है उतने पॉपुलेशन के हिसाब से मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाएगा और 4,000 करोड़ रुपए माइनॉरिटी लोन भी मुसलमानों को माइनॉरिटीज को दिया जाएगा और मौजन और इमामों को 12,000 रुपए महीना दिया जाएगा सैलरी। ये माइनॉरिटी डिक्लेरेशन कांग्रेस पार्टी जो वादा किया है कर्नाटक में जैसा अमल हुआ, उसी तरीके से तेलंगाना में भी ये माइनॉरिटी डिक्लेरेशन पूरी तरीके से अमल होगा। ये कांग्रेस पार्टी का वादा है। माइनॉरिटी को जो है रिजर्वेशन मिला रहे थे। मैं बता रहा हूँ माइनॉरिटी को सिर्फ नाम के भाई सोफी और मेरी बहन रेहाना और तमाम मुस्लिम खातून जो यहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए आए हैं वो लोग वो कार्यक्रम
अख्तर बेगम, आफिया, रमशा, नसरीन, परवीन, सालिका, हलीमा, आगे शमीन। अब बदलाव आ गया। अब जयपाल यादव की कार खत्म, धक्का देने वाले केसीआर, परसों केटीआर गिरे, अब केसीआर गिरने वाले।